हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था। पिछले वीडियो में हमने एंट्रोपी के सारे क्वेश्चन कर लिए थे और उसके अंदर हमने एक 7 स्टार फॉर्मूला देखा था, जो कि हमारा क्या था, CP ln T2/T1 माइनस R ln P2/P1। ठीक है, और भी फॉर्मूले थे लेकिन ये सबसे फॉर्मूला यूज हुआ था और मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला आपको नहीं भूलना है। ये फॉर्मूला किस चीज का था? एंट्रोपी चेंज ऑफ गैस, जब आपको टेम्परेचर चेंज और प्रेशर चेंज दिया हो। ठीक है, इतना यहाँ तक हमने कर लिया था। आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सर्जी। एक्सर्जी, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्सर्जी क्या होता है? एक्सर्जी हमारे पास होता है मैक्सिमम वर्क आउटपुट। ठीक है, मैक्सिमम वर्क आउट, यानी कि जहां भी हमारे पास मैक्सिमम वर्क की बात होगी, मतलब वो किस चीज की बातें कर रहा है? वो एक्सर्जी की बातें कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, मैक्सिमम वर्क आउटपुट आपको कैसे मिलता है? हमने क्या पढ़ा था, जब भी हमारा पास क्या चलता है, कोई हीट इंजन चलता है, हमको वर्क किससे मिलता है? हीट इंजन से मिलता है। तो वो क्या था, एक हायर टेम्परेचर था और एक क्या था, लोअर टेम्परेचर था। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये जो हायर और लोअर टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर है, ये सराउंडिंग के टेम्परेचर से थोड़ा क्या था, ज्यादा था। ये क्या था, ज्यादा था। इन दोनों के बीच में कह सकते हैं कि क्या था, डिफरेंस था। क्योंकि डिफरेंस होगा तभी तो हीट का ट्रांसफर हो सकता है। हमने क्या पढ़ा था, हीट क्या होती है? जहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे जो फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। तो हीट फ्लो होने के लिए हमको टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे सराउंडिंग और इसके लोअर टेम्परेचर के बीच में क्या होता था, कुछ डिफरेंस होता था। ठीक है, तो अगर हमको मैक्सिमम वर्क चाहिए तो हमारा मैक्सिमम वर्क कब मिलेगा? जब हमारा क्या हो, देखो, Q इन माइनस Q आउट, ये होता था। और ये क्या होता था, W। अब ये Q आउट हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी तो W मैक्सिमम होगा। अब इसको हमने क्या करा दिया, इसको सराउंडिंग के टेम्परेचर पे हमने रिजेक्ट करना चालू किया। होता नहीं है सेम टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर, लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि ये जो लोअर टेम्परेचर है ये कौन सा है, सराउंडिंग का ही टेम्परेचर है। तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मैक्सिमम वर्क मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या मिलेगा, मैक्सिमम वर्क, यानी कि हमारा कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो हीट इंजन का लोअर टेम्परेचर है, जहाँ पे रिजेक्ट हो रही है हीट, अगर वो टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो गया तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वर्क। और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब यहीं से हमारे पास दो टर्म निकल के आती हैं। पहली हमारे पास होती है अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी, और दूसरी हमारे पास होती है, वो होती है अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब अवेलेबल एनर्जी क्या होती है? जब हम क्या निकालते हैं, एक्सर्जी निकालते हैं, यानी मैक्सिमम वर्क आउटपुट निकालते हैं, किसके लिए? क्लोज साइकिल के लिए। ठीक है, किसके लिए? साइकिल के लिए अगर हम एक्सर्जी निकाल रहे हैं यानी कि मैक्सिमम वर्क निकाल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अवेलेबल एनर्जी। और अवेलेबिलिटी किसको बोलेंगे? अगर हम प्रोसेस के लिए मैक्सिमम वर्क निकाल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, अवेलेबिलिटी। ठीक है, यानी कि जहां भी क्वेश्चन में आपको दिया हो अवेलेबल एनर्जी, उसका मतलब वहां क्या होगा, साइकिल होगा। या फिर यहाँ पे क्या होगा कि हमको बोला है कि एक साइकिल है, उसका आपको मैक्सिमम वर्क आउटपुट निकालना है, तो वहां पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अवेलेबल एनर्जी का। ठीक है, वहीं पे हमको बोला है एक प्रोसेस है, उसके अंदर मैक्सिमम वर्क आउटपुट निकालना है, तो वहां पे हम क्या निकालेंगे, अवेलेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अवेलेबल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ए ई होता है आपके पास Q इन 1 - T0/T हायर। ये किसके लिए लिखते थे, अगर आपको याद होगा तो हम क्या लिखते थे, हीट इंजन के लिए W क्या लिखते थे, Q इन 1 - T लोअर अपॉन T हायर लिखते थे कि नहीं लिखते थे? और अभी हमने क्या बताया,
मैक्सिमम वर्क कब मिलेगा, जब टी लोअर क्या हो जाएगा, टी नॉट यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, तो हमको डब्ल्यू मैक्स मिल जाएगा। और डब्ल्यू मैक्स को हमने क्या बोला है, अवेलेबल एनर्जी। तो यहाँ पे अवेलेबल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्यू इन 1 माइनस टी नॉट अपॉन टी हायर। कुछ नहीं है, वही वर्क का फॉर्मूला है, बस यहाँ पे टी लोअर की जगह उसने क्या कर दिया, टी नॉट कर दिया, और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, अवेलेबल एनर्जी कर दिया। ठीक है। फिर आता है अनअवेलेबल एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जिसको अब हम क्या नहीं कर सकते हैं, वर्क में कुछ ना कुछ तो हीट रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि आपको कोई साइकिल चलाना है, कोई प्रोसेस चलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट जरूर रिजेक्ट करना पड़ेगा। हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा तो ऐसी एनर्जी भी होगी जिसका हम यूज नहीं कर सकते, यानी कि अनअवेलेबल एनर्जी, और वो क्या होगी, टी नॉट डी एस। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इन कितना हो जाएगा, अवेलेबल एनर्जी, यानी कि जितनी एनर्जी हमने यूज कर ली, प्लस अनअवेलेबल एनर्जी, वो किसके बराबर हो जाएगी, टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ लॉस भी होगा किसके अंदर, जब हमारा इंजन चलेगा तो फ्रिक्शन के कारण, किसी चीज के कारण क्या होंगे, बहुत सारे लॉस भी होंगे। तो उससे क्या होगा, अवेलेबल एनर्जी का लॉस भी होगा। तो लॉस ऑफ अवेलेबल, लॉस ऑफ नहीं होता है, लॉस इन अवेलेबल एनर्जी, और वो कैसे निकालेंगे, वो होता है टी नॉट क्यू इन टी वन माइनस टी टू, यानी कि टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन टी वन टी टू टी हायर टी लोअर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉस इन अवेलेबल एनर्जी। अब आता है हमारे पास दूसरी टर्म, अवेलेबिलिटी। ये किसके लिए हो गई सारी चीजें, एक साइकिल के लिए हो गई। अब हमारे पास क्या आता है, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या होती है, प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम वर्क। तो मैक्सिमम वर्क कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू मैक्स, और वो हमारे पास क्या होगा, U1 माइनस U2 माइनस टी नॉट S1 माइनस S2। ये क्या हो जाएगा, हमारा एक प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम वर्क हो जाएगा। ठीक है। और किसके लिए होगा, क्लोज सिस्टम के लिए। हमारे पास प्रोसेस में दो प्रोसेस आती हैं, एक क्लोज के लिए, एक ओपन के लिए। तो ये किसके लिए हो जाएगा, ये क्लोज के लिए हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको क्या पूछे, W यूजफुल, अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ मैक्सिमम वर्क में से यूजफुल कितना होगा, यूजफुल कितना होगा, W मैक्स माइनस जो सराउंडिंग में चला गया वो वाला। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, U1 माइनस टी नोट S1, ऐसे लिख लो, U1 माइनस U2 माइनस टी नोट S1 माइनस S2। ये तो क्या हो गया, W मैक्स। अब सराउंडिंग पे कितना वर्क होगा, वो होगा P नोट V2 माइनस V। सराउंडिंग के अगेंस्ट वर्क किया है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, W यूजफुल। यहीं पे आप ओपन सिस्टम के लिए निकालोगे तो W मैक्सिमम कितना आ जाएगा, ओपन सिस्टम के लिए U की जगह कौन सी टर्म आ जाती है, H, एंथैल्पी की टर्म H1 माइनस H2। क्लोज के लिए क्या डिफाइन होता है, इंटरनल एनर्जी, और ओपन सिस्टम के लिए क्या डिफाइन होता है, एंथैल्पी। तो T1 S1 माइनस S2, और यहाँ से अगर आप लिखना चाहोगे क्या, W यूजफुल, तो W यूजफुल क्या हो जाएगा आपके पास, W यूजफुल क्या होगा, सेम यही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अगेंस्ट वर्क नहीं होगा, तो ये का ये रहेगा। अब एक टर्म और आती है, वो क्या होती है, इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, IRREVERSIBILITY, स्पेलिंग देख लेना। इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, ये होती है W मैक्स माइनस W एक्चुअल। इसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, कि मैक्सिमम और एक्चुअल वर्क में कितना डिफरेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबिलिटी। या तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर इसको कैसे निकाल सकते हैं, टी नॉट डी एस, यानी एंट्रोपी में चेंज, इसकी एंट्रोपी में चेंज, यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज। ठीक है, आई बात समझ में।
तो ये है, इसमें इतने ही फॉर्मूले हैं, इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला तो ये पूछता है, अवेलेबल एनर्जी बताओ, उसके बाद ये पूछता है, और इसके बाद ये पूछता है। ठीक है, ये तीन बहुत कम क्वेश्चन आए हैं अभी तक, पीछे के सालों में 5 या 6 ही क्वेश्चन इससे आए हैं, लेकिन आए हैं तो सरल आता है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो डायरेक्ट वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ए सोर्स एट ए टेम्परेचर 500 केल्विन प्रोवाइड्स 1000 किलो जूल ऑफ हीट, टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट हमको 27 दिया है। द मैक्सिमम यूजफुल वर्क, यहाँ पे क्या बोला है, मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द हीट सोर्स। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा कि ये क्या दे रहा है, 500 केल्विन पे है, हीट ले रहा है 1000 किलो जूल। तो यहाँ पे कुछ लगा होगा, कोई हीट इंजन जो हमको क्या देगा, वर्क देगा, और ये कितने पे डंप कर रहा है, इन्वायरमेंट पे, यानी कि 300 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, मैक्सिमम यूजफुल वर्क, हमको क्या पूछा है, अवेलेबल एनर्जी, क्योंकि ये क्या है, एक साइकिल है। साइकिल के लिए मैक्सिमम यूजफुल वर्क हम किससे लिखते हैं, अवेलेबल एनर्जी से, और उसको क्या लिखते हैं, Q इन 1 माइनस टी नॉट अपॉन टी हायर। हमने यहाँ पे क्या लिखा था उसको, टी हायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दो, इसकी वैल्यू रख दो। Q इन कितना है, 1000 है, 1 माइनस टी नॉट 300 डिवाइड बाई 500, और यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा बताओ करके। आप भी निकालो, मैं भी निकालता हूँ। कैलकुलेटर कहाँ चला गया, वन माइनस 300 डिवाइड बाई 500 इंटू 1000, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 400। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 400 किलो। सिंपल है। देखो, कुछ क्वेश्चन नहीं आया है, ये क्वेश्चन कब आया था, 2014 में एक नंबर का क्वेश्चन आया था। यहाँ पे देखो, कुछ नहीं दिया है उसने, बस ये फॉर्मूला मैंने बताया था अभी स्टार करके, ये फॉर्मूला उसने यूज करवाया। आगे देखो, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। द मैक्सिमम थ्योरेटिकल वर्क ऑब्टेन व्हेन ए सिस्टम इंटरेक्ट द इक्विलिब्रियम विद ए रेफरेंस एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। द मैक्सिमम थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल नहीं बोल रहा है, थ्योरेटिकल वर्क ऑब्टेन, मैक्सिमम वर्क कहाँ जो ऑब्टेन होता है उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, हीट यूज करते हैं क्या, नहीं करते हैं। एंथैल्पी यूज करते हैं, नहीं करते हैं। एंट्रोपी तो होता ही नहीं है। एक्सर्जी में अभी मैंने क्या बताया है कि मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्क आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, एक्सर्जी बोलते हैं, और वही यहाँ पे पूछा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्सर्जी। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे, द प्रेशर टेम्परेचर एंड वेलोसिटी एयर फ्लोइंग इन पाइप। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, प्रेशर टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ऑफ एयर फ्लोइंग, यानी कि पहले ही हमको पता लग गया ये कौन सा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। ठीक है, P1 दिया हुआ है 5 बार, T1 दिया हुआ है 500 केल्विन, और V1 दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड। Respectively, the specific heats of air at constant pressure and constant volume CP/CV दिया हुआ है। नेग्लेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट करना है। इफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर सराउंडिंग, सराउंडिंग का टेम्परेचर एंड प्रेशर P2 दिया है 1 बार, और T2 दिया है 300 केल्विन। द अवेलेबल एनर्जी इन किलो जूल पर केजी ऑफ द एयर स्ट्रीम इज, हमको क्या बताना है, हमको बताना है अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था, ओपन सिस्टम के लिए अवेलेबल एनर्जी यानी कि W मैक्स क्या होता है, W मैक्स हमारा होता था H1 माइनस H नोट माइनस T नोट S1 माइनस S2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी की टर्म भी दी हुई है, तो उसको भी जोड़ दो, C1 स्क्वायर अपॉन 2000 क्यों लगाया, ताकि ये किलो जूल में आएगा। ये काइनेटिक एनर्जी है, वैसे हाफ एम वी स्क्वायर है,
तो m हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, 1 के लिए, तो ये 1 हो गया v²/2, और इसको किलो जूल में करना है तो 1000, तो यहाँ पे c1² 2000 लिखा है। कंफ्यूज ना होने के लिए इसको v लिख लो, वेलोसिटी v1², कुछ लोगों के कंफ्यूज रहता है, v1² माइनस v0²/2000। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, W max क्या आ जाएगा, W max के लिए हमारे पास H1 क्या होता है, CPT, तो CP T1 माइनस T0 S1 माइनस S2 और प्लस v1²/2000, v2 तो क्या है, 0 है, कुछ दिया नहीं है, तो v2 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, v0 0 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हमको क्या चाहिए, ये है हमारे पास, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो S1 माइनस S2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमको T और P दोनों दिए हैं, तो वही अपना 7 स्टार फॉर्मूला, ये अपनी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आ रही है बात समझ में, ये क्या बोला, ये हाथ धो के पीछे पड़ गया है ये हाथ धो के पीछे पड़ गया है। CP कितना दिया हुआ है, 1.005 ln, T इनिशियल है 500, T इन्वायरमेंट है 300, यहाँ पे T इन्वायरमेंट लिख लो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, R कितना आ जाएगा, ये माइनस करो तो CP माइनस CV करो, ये आएगा 0.287 ln, P इनिशियल कितना है 5 बार, P1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लो, 1.005 ln 5/3 माइनस 0.287 ln 5, और ये आ जाएगा आपके पास 0.05147 किलो जूल पर केजी के। ठीक है, तो S1 माइनस S2 भी आ गया। अब लिख लो W मैक्स लिखोगे तो क्या आ जाएगा, CP 1.005, T इनिशियल है 500 माइनस इन्वायरमेंट है 300 माइनस T0 कितना है 300, ये है 0.05147 प्लस V1 कितना है 50 का स्क्वायर अपॉन 2000, तो ये कितना आ जाएगा 200 इंटू 1.005 प्लस 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 0.05147 इंटू 300 प्लस 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 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2000, ये आ जाएगा, कितना है, प्लस कर दिया क्या माइनस करना था, 1.005 इंटू 200 माइनस 300 इंटू 0.05147 प्लस 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 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2000, तो ये कितना आ जाएगा 186.80, ये आपके पास क्या आ जाएगा, किलो जूल पर केजी मैक्सिमम वर्क आउटपुट आ जाएगा, यानी कि अवेलेबल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अवेलेबल एनर्जी लिखा है, तो अवेलेबल एनर्जी लिखा है मतलब हमको ओपन सिस्टम का मैक्सिमम वर्क निकालना है। ठीक है, ओपन सिस्टम का क्या निकालना, मैक्सिमम वर्क, तो हमको याद आना चाहिए ओपन सिस्टम का मैक्सिमम वर्क यानी अवेलेबल एनर्जी निकालना है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया था, H1 माइनस H0 माइनस T0 S1 माइनस S2। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या लिख लो, S1 माइनस S0 लिख लो, यहाँ पे S0 लिख लो, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास आपने इक्वेशन लिखी H1 माइनस H0 माइनस T0 S1 माइनस S2, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की टर्म भी दी हुई थी, तो उसको भी हमने साथ में लिख लिया। पोटेंशियल एनर्जी की भी दी हुई होती तो आगे उसकी भी टर्म लिख लेते,
फिर यहाँ पे डब्ल्यू मैक्सिमम निकालने के लिए हमको एंट्रोपी में चेंज चाहिए था, टी और पी दिया हुआ था तो एंट्रोपी का फॉर्मूला हमको आता था और यहाँ पे हमारे पास हमने क्या कर लिया, इसका आंसर निकाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वाटर फ्लोइंग। फिर क्या लिखा हुआ है, वाटर फ्लोइंग वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड। यहाँ पे वाटर फ्लो रहा है मतलब क्या है, ओपन सिस्टम है, 1 kg है m डॉट, through a system is heated using a electric heater such that the specific enthalpy of the water increase by 2.50 kilojoule per kg and the specific entropy increase हमको दिया हुआ है, the power input of the electric heater दिया हुआ है, there is no other work or heat interaction between the system and the surrounding, assume an ambient temperature 300 Kelvin, irreversibility निकालना है rate of the system। और irreversibility हमने अभी अभी पढ़ा है कि W मैक्सिमम माइनस W एक्चुअल हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वर्क। तो हमारे पास W एक्चुअल कितना है, हमारे पास W एक्चुअल कितना है, और यहाँ पे तो हमको W एक्चुअल की जरूरत, W मैक्स W एक्चुअल दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला और है, वो क्या है, वो है हमारे पास T नॉट DS, ये था T नॉट DS। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू टी नॉट कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, DS चेंज इन एंट्रोपी होता है, चेंज इन एंट्रोपी कितना दिया हुआ है, इंक्रीज हुआ है कितना 0.007, और अगर हमको मास भी दिया होता है तो यहाँ पे m डॉट भी आता है, तो m डॉट कितना 1 है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बता देता हूँ m डॉट भी आता है, अगर कई बार 2 और 3 कुछ भी दे सकता है तो आप सीधा टी नॉट DS मत कर देना, m डॉट से भी मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना हो जाएगा, कर लो इसको, 300 इंटू 0.007, यह आता है 2.1 किलो वाट। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं था, आपको सोचने का भी जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है ना, W एक्चुअल दे देता है, W मैक्स निकाल के आप क्या कर दो, W मैक्स माइनस W एक्चुअल, यहाँ लगाने बैठोगे तो यहाँ पे नहीं निकल पाएगा, तो हमको क्या पता है, टी नॉट इंटू DS, टी नॉट 300 इंटू 0.007, 2.1 किलो वाट। ठीक है, अगला देखो, वन साइड ऑफ वॉल इज मेंटेन 400 केल्विन एंड अदर 300 केल्विन। कल एंट्रोपी में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, एक वॉल है, एक साइड से 400 केल्विन मेंटेन है और दूसरी साइड पे 300 केल्विन मेंटेन है। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर द वॉल दिया हुआ है 1000 क्यू दिया हुआ है, 1000 जू वाट यानी कि जूल पर सेकेंड। सराउंडिंग टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ये 25 डिग्री सेल्सियस है। एज्यूमिंग नो जनरेशन ऑफ हीट विद इन द वॉल, द इरिवर्सिबिलिटी हमको पूछा है ड्यू टू हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल, तो हमको इरिवर्सिबिलिटी पता है और वो क्या होती है, टी नॉट इंटू DS। टी नॉट दिया है, DS निकाल लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, और DS हमने कल निकालना सीखा ही था। DS हमारा क्या हो रहा था, क्या हुआ था, DS याद है, याद है कि नहीं, हमने क्या देखा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट ऐड हो रहा है और यहाँ से क्या होगा, हीट रिजेक्ट होगा, तो हम क्या लिख रहे थे, Q बाई टी, यानी कि 1000 बाई टी 400 माइनस 1000 बाई टी 300 प्लस डेल्टा S जनरेशन, और वो हमारे पास कितना था, 0 था, यही था। तो डेल्टा S जनरेशन कितना आएगा, यहाँ से डेल्टा S जनरेशन आएगा 1000, सेम क्वेश्चन था, माइनस 1000 डिवाइड बाई 400, बस वहां पे डेल्टा एस जनरेशन निकालना था, यहाँ पे क्या बोल दिया है, इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि उसको टी नोट से भी मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, 1000 डिवाइड बाई 300 माइनस 1000 डिवाइड बाई 400, और ये होता है आपका 0.833, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, आई होगा टी नोट DS, और टी नोट कितना है 25 है, तो 25 प्लस 278, और वो हो जाएगा 273, तो कितना हो जाएगा 298, 298 इंटू 0.833
3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 248 248.33 वाट। ठीक है, तो इतनी इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगी 248.3। आई बात समझ में? क्या करना है वहां पे, सिर्फ हमको डेल्टा एस जनरेशन निकालना था, यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी निकालना है। ऐसा क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि अगर आप पे मौका बना तो क्या पता आपको भी यही वाला क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा बहुत डाटा चेंज होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये वाले टेम्परेचर को हीट जनरेशन से डिवाइड करो, हीट जनरेशन को इस टेम्परेचर से डिवाइड करो, डेल्टा एस 0 होता है, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा आई टी नॉट डी एस। ठीक है, तो अभी तक 5 ही क्वेश्चन आए हैं लगभग पीछे के 10 या 15 सालों में, तो ज्यादा क्वेश्चन इससे आते नहीं है, 2-3 साल से एक क्वेश्चन आता है, और आया है तो भी आप देख लो कितना आसान आसान क्वेश्चन आया है। कुछ नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। अगला है चैप्टर आपका थर्मोडायनेमिक रिलेशन। इससे भी आपके पास सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन आए हैं, तो ये भी साथ में ही देख लेते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक रिलेशन में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक रिलेशन फॉर ए रबर बैंड इज गिवन बाय डी यू इक्वल्स टू टी डी एस प्लस, यहाँ पे दिया हुआ है टाउ टाउ where T is absolute temperature, S is entropy, is tension in the rubber band, L is the length of the rubber band, which one is the correct। हमको which one correct बताना है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक चीज देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। ये क्या है, एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन है। तो हमने क्या पढ़ा था, देखो आपको याद होगा पहली क्लास के इसके पहले ही चैप्टर में हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, डी जेड इक्वल्स टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और इसमें हमने पढ़ा था डो एम अपॉन डो वाई एट कांस्टेंट एक्स इज इक्वल्स टू डो एन अपॉन डो एक्स एट कांस्टेंट वाई। ये अगर दोनों बराबर हैं तो ये क्या है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल है मतलब ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी थे, मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, इसको कंपेयर करो, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस प्लस टाउ डी एल। इसको कंपेयर करो डी जेड इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो यहाँ से m क्या है, t है, dx क्या है, ds है, n क्या है, टाउ है, और dy क्या है, dl है। तो यहाँ पे इसको रखते जाओ, डो t अपॉन डो y यानी कि डो l एट कांस्टेंट x, यानी कि कांस्टेंट x क्या है अपना s। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डो n, डो टाउ अपॉन डो x यानी कि डी एस एट कांस्टेंट l। तो ये वाला जो टर्म जहाँ पे होगा, ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये जो रिलेशन है इसके अंदर ये रिलेशन हमारा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या बोल रहा है, फॉर एन आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ द जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इज 0। ये एक स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है जूल कोफिशिएंट का। अगर आइडियल गैस है, आइडियल गैस है तो वैल्यू ऑफ जूल थॉम्सन कोफिशिएंट क्या होगा, ये होगा आपके पास 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अगर रियल गैस है तो यहाँ पे कूलिंग के लिए क्या होता है, पॉजिटिव, और हीटिंग के लिए क्या होता है, नेगेटिव, और एक बीच में एक लाइन आती है, ये ग्राफ ऐसे बनता है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन आती है, इन्वर्जन लाइन, जहाँ पे कूलिंग और हीटिंग सेपरेट होता है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो जब इसके ऊपर स्लोप बनाओगे ऐसे, तो वो स्लोप क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इधर स्लोप बनाओगे तो ये स्लोप क्या बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे। ठीक है, अगला देखो, फॉर ए सिंपल compressible system VSPT are specific volume, specific entropy, pressure and temperature respectively as per maximum Maxwell relation। यहाँ पे हमको बताना, क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, मैं उसको पूरा करता हूँ, एक सेकेंड होल्ड करो।
तो ये पूरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमको क्या बताना है, यहाँ पे टी वी क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम है, एस स्पेसिफिक एंट्रोपी है, पी प्रेशर है, टी टेम्परेचर है, और इस मैक्सवेल रिलेशन को हमको बताना है। तो एक बार हम देखो हमारे पास क्या होते हैं, 4 रिलेशन होते हैं मैक्सवेल के, और उनको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अब अगर आपको नीचे जाना है और आपको ऊपर जाना है, तो यहाँ पे क्या लोगे, यहाँ पे आप लोगे नेगेटिव, और यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे लोगे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या लोगे, नेगेटिव। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या बताना है, वी एस और पी के अंदर डो वी अपॉन डो एस पी, तो वी यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम कैसे जाएंगे, कुछ ऐसे जाएंगे, जहां से चालू है ऐसे चलना है, ऊपर वाला फिर सेकंड फिर थर्ड, तो वी एस पी, तो यहां से आपको चलना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये है, ये इसके कोने में आना चाहिए, तो ये ऐसे आना चाहिए, तो यहां से क्या होगा, ये इधर जा रहा है, तो डो टी अपॉन डो पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो डो टी अपॉन डो पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बाकी कोई भी टर्म ऐसी नहीं लिखी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे ये शायद थोड़ा उल्टा हुआ है, एक सेकंड देखना पड़ेगा। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, रुको, गलत बताना नहीं है, मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ ये उल्टा है, देखो ये क्या है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है नीचे, नीचे मतलब नेगेटिव, और ऊपर मतलब पॉजिटिव। जो एक्स और वाई डायरेक्शन में हम करते हैं ना, एक्स एक्सिस ऊपर, वाई एक्सिस होता है ये पॉजिटिव, और नीचे होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। वाई एक्सिस ऐसे ही होता है, वैसे ही यहाँ पे करना है। अगर नीचे है तो यहाँ पे नीचे जा रहा है तो नेगेटिव, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव। ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, और ये वाला कैसे जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो ऐसे होगा। अब देखो और कैसे डिफाइन करते हैं, ये तो एक रिलेशन हो गया, और देखो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, ये एस, ये वी, ये टी, ये पी, ये चेंज नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो आपको यहाँ से ये बताना है, तो यहाँ पे क्या होगा, सामने वाले आमने सामने बनाने हैं, सामने वाले का कोना यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ पे आया और यहाँ पे आया। ठीक है। तो पहला क्या था, डो वी अपॉन डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर पे था। ठीक है। डो वी अपॉन डो टी कांस्टेंट प्रेशर पे था, और ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। ये देखो ये ऐसे जा रहा है, और ये भी, ये ऐसे जा रहा है, और ये भी ऐसे ही जा रहा है। ठीक है। अब इसके सामने से आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, डो एस अपॉन डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और कांस्टेंट टेम्परेचर ऐसे आ रहा है, कैसे, ऐसे, तो ये ऐसे होगा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए। तो एक रिलेशन ये हो गया। अगर आपको और देखना है तो यहाँ से कैसे देखोगे, और देखो ये मान लो ऐसे जा रहा है। ठीक है। तो इसके सामने वाला कैसे जाएगा, ये इसके कोने में आना चाहिए, तो ये यहाँ पे ऐसा जाएगा। तो कैसे लिखोगे, डो टी अपॉन डो पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, डो टी अपॉन डो पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, और ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, समझ में आया। और इसके सामने वाला ऐसे आ रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा, डो वी अपॉन डो एस कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। आई बात समझ में, और देखना है और देखो, चारों ही देख लो, एक एक कोना पकड़ के आपको चलना है।
अब यहाँ से चलो, यहाँ पे आओ, और यहाँ से चलो, यहाँ पे आओ, तो ये क्या हो जाएगा, डो पी अपॉन डो एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, मतलब क्या होगा, नेगेटिव होगा, इक्वल्स टू ये इधर जा रहा है तो डो टी अपॉन डो वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। तो ये ऐसे जा रहा है ऊपर की साइड, यानी कि ये ऊपर जा रहा है, ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस डो पी अपॉन डो टी अपॉन डो वी एस। ठीक है, फिर इससे अगला कोना पकड़ो, एक एक कोनों को हर बार पकड़ो, और चारों कोनों से चार क्या आ जाएंगे, चार रिलेशन आ जाएंगे। अब देखो अगला, ये यहाँ से ऐसे गया, और ये यहाँ से ऐसे गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, डो एस अपॉन डो वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये कैसा गया है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, और यहाँ पे ये है ऐसे, यानी कि डो पी अपॉन डो टी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव, ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर ऐसे आ रहा है तो नेगेटिव, ऐसे आ रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ये वाला कैसे नेगेटिव हुआ, क्योंकि ये कैसे आया, ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ तक आया, फिर आगे बढ़ेगा तो ऐसे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा तो ऐसे बढ़ेगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये थे चारों रिलेशन, आपको याद रहने चाहिए, या फिर आप कैसे याद रख सकते हो, देखो दो दो क्या है, पॉजिटिव में है, और दो के साथ रिलेशन कैसा है, नेगेटिव का है। दो के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, दो के साथ नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा आपको हेल्प कर सकता है कि दो पॉजिटिव रिलेशन है, दो नेगेटिव। तो जब आप निकालोगे ऐसे बना बना के, और कहीं पे डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही है, तो आपको थोड़ा ऐसे ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो ये थे आपके तीनों क्वेश्चन। चारों रिलेशन में से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये अभी तक तो एक ही बार क्वेश्चन आया है, तो ये दोनों चैप्टर हमने एक साथ देख लिए, एक से तीन क्वेश्चन आए हैं अभी तक, एक से पांच। ये लो क्वेश्चन है, जिसमें लो चैप्टर हैं, जिसमें क्वेश्चन कम आते हैं, ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, कभी कभार 2 साल से 3 साल से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी हमने सारे देख लिए। एक्सर्जी वाला पार्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और एंट्रोपी वाला उससे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सर्जी के अंदर ही एंट्रोपी यूज हो रही है। देखो आपने 2-3 बार यूज किया है, यहाँ पे भी आपने उसका यूज किया है, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एंट्रोपी का यूज हुआ था, और यहाँ पे भी एंट्रोपी का यूज हुआ था। ठीक है, तो आपको एंट्रोपी का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो। अगर सब कुछ क्लियर है तो वेल एंड गुड, हमारा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ, अगली नई प्लेलिस्ट के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, और भगवान को याद करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।